का बुक, बुक मतलब जो स्कूल का टेक्स्ट बुक है, चाहे एसएससी एचएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो दुनिया का, खोल के देखा है? यस सर। यस यस सर। बस सर खोल के देख लिया, लेके भी आ गए। अच्छा, देखा क्या है। दिखता है उसमें? यस सर। उसमें एक पहला चैप्टर दिखता होगा जिसका किसी किसी बुक में नाम होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, किसी में नाम होगा यूनिट एंड डायमेंशन, किसी में कुछ और इस तरह के नाम होंगे। यस सर। यस फिर जब वो बुक खोल के देखते होगे तो तुम्हें उसमें काइनेमेटिक्स नाम का कोई चीज नहीं दिखता होगा, यस सर। यस सर। है ना? तो बहुत लोगों को, मैंने बहुत बच्चों से सुना है, सर ये काइनेमेटिक्स क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो मैंने नाम ही नहीं सुना। तुम लोगों को भी ऐसा लगता है? पता नहीं सर। नहीं लगता है कुछ? टीपी भाटिया के कुछ बच्चे हैं इसमें जिनको डाउट है कि ये काइनेमेटिक्स सर क्या पढ़ाते रहते हैं। यस सर। हाँ, कौन है बेटा? सर करण। मैं क्या नाम है बाबू? करण। करण। यस सर। हाँ, मुझे टीपी भाटिया वाले मेरे स्टाफ ने बताया कि सर यहाँ बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं सर ये काइनेमेटिक्स नाम का चैप्टर तो मैंने कहीं ना देखा ना सुना, पता नहीं सर क्यों पढ़ाते हैं। और मैंने नहीं बोला सर। अरे नहीं, अरे कोई कंप्लेन मत समझो, ये अच्छी बात है, अगर अंदर कुछ आता है तो बोलना चाहिए। किसने बोला बताओ बेटा? अरे इसको तुम कंप्लेन मत समझो, मैं कहीं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी ही कोचिंग क्लास है, मैं ही पढ़ाता हूँ, वो सब मत समझो। मैं आपको जस्ट ये समझाना चाहता हूँ, बहुत लोगों को लगता होगा कि न टेक्स्ट बुक में ऐसा नाम मिलता है, न जेई मेंस के सिलेबस एडवांस में ऐसा कुछ देखते हैं, तो मैं जस्ट तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। जब टेक्स्ट बुक खोलते होगे तो उसमें कहीं कहीं चैप्टर लिखा हुआ मिलता होगा मोशन इन 1 डायमेंशन, या कहीं मिलता होगा मोशन इन प्लेन। यस सर। तो ये, हाँ, ये सब जो कहीं कहीं मिलता होगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, कहीं कहीं लिखा मिलता होगा मोशन इन 2 डायमेंशन। सीबीएसई बोर्ड में 2 चैप्टर मिलेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। तो ये सब चीजें जो लिखी हुई रहती है ना, इन सब का ही कंबाइंड नाम काइनेमेटिक्स है। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। है ना? यस सर। तो किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन हो कि काइनेमेटिक्स नाम का चैप्टर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये सब जो अलग अलग बुक में मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, ये जो तरह तरह के अतरंगी नाम दिखते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, दूसरा डाउट, बहुत लोगों को लगता होगा ये काइनेमेटिक्स नाम का चीज तो सिलेबस में दिखता नहीं है, तो सिलेबस में यही सब लिखा रहता है, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, ये सब। तो लगता है हम लोगों की काइनेमेटिक्स सिलेबस में नहीं है। नंबर 3, ये जो काइनेमेटिक्स है ये अलग से चैप्टर जो है वो तो है ही, इसके अलावा फिजिक्स का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें इसका यूज नहीं होगा। समझ रहे हो? यस। फिजिक्स के बाकी चैप्टर पढ़ने के लिए भी ये जो आपका काइनेमेटिक्स है यही फंडामेंटल है, समझे? यस सर। तो हम लोगों का काइनेमेटिक्स चल रहा था, ठीक है, वो भी खत्म नहीं हुआ है। 10 लेक्चर लगेंगे काइनेमेटिक्स 1 में। अभी तक आपका मैंने 3 ही लेक्चर लिया है, याद होगा तो। दिख रहा है ना यार, लेक्चर 1 मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं, किस डेट को कितने बजे हुआ सब। काइनेमेटिक्स 3 का लेक्चर देखो, वेडनेसडे 6 अगस्त 3:16 पे शुरू हुआ था, सारे रिकॉर्ड रहते हैं मेरे पास। तो मेरे कहने का मतलब है कि काइनेमेटिक्स चल रहा है आपका, बहुत लंबा चलेगा, उसको बीच में मैंने अभी ब्रेक लिया है और एक चैप्टर आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाता हूँ। हर टेक्स्ट बुक का ये पहला चैप्टर होता है। पढ़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि किसी किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में, जैसे कुछ कॉलेज स्कूल का तो मुझे आया है फोन, जैसे रामचंद्र ठाकुर पब्लिक, आरटीपीएस का कोई है इसमें? इसमें आरटीपीएस स्कूल के कोई बच्चे हो क्या? नहीं। एएसपी स्कूल का कोई बच्चा है क्या?
तो बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो उनका छोटा छोटा यूनिट टेस्ट होता है उसमें यूनिट डायमेंशन चैप्टर का सिलेबस दिया है। हार्डली 2 लेक्चर का काम है, मोस्टली थ्योरेटिकल है, बहुत इजी है। इसका जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लेना देना नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं पूछता है, बट हाँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लेना देना है और बोर्ड सीईटी ये सब में थोड़ा थोड़ा पूछता है। तो इसके लिए मैं पहले इसको 2 लेक्चर में खत्म कर देता हूँ, फिर वापस काइनेमेटिक्स में आऊंगा। ठीक है? यस सर। Yes, अब इसमें मैं अभी जो भी लिखूंगा ना, ये आप कॉपी मत कीजिएगा आज, ये सिर्फ आप देखते रहिए, क्योंकि अदरवाइज बहुत लिखना पड़ेगा। जहां से मैं बोलूंगा वहां से कॉपी कीजिएगा, जहां से न्यूमेरिकल पार्ट है। बाकी मैं लेक्चर के बाद नोट्स भेज ही देता हूँ आप लोगों को, हमेशा याद होगा तो। यस सर। तो जब नोट्स भेज दूंगा तो घर में कॉपी कीजिएगा। क्लियर? यस सर। ओके तो सर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। नाम सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. क्या होता है ये? स्कूल में भी पढ़े होंगे आप लोग। वो क्वांटिटी जिसको हम लोग हाथ से जिसको हम लोग किससे नाप सकते हैं? हम लोग नाप सकते हैं। नाप सकते हैं। अच्छा, जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस और मास। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो फिजिकल को किसी के घर में टीवी भी चल रहा है, बंद कर ले भाई, नहीं तो मैं सबको म्यूट कर दूंगा यहाँ से। तो जैसा आपने बताया मैं भी सीख गया, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज व्हिच कैन बी मेजर्ड, राइट? दिस इज व्हाट यू एग्जैक्टली वांटेड टू कन्वे। यस सर। यस। अब जरा सोच के बताओ कि अगर ऐसा डेफिनेशन है कि एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय सम इंस्ट्रूमेंट और बाय मींस ऑफ व्हिच वी कैन डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स। बताता हूं इसका मीनिंग। तो अगर ऐसा डेफिनेशन है कि इस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, इसका मतलब बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज भी होंगे जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक मिनट बेटा। ऑरेंज एंड नॉन इंटीग्रेटेड, तो जिसको नहीं मेजर कर सकते उसका कुछ एग्जांपल है? इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस। इमोशंस। अच्छा, तो इमोशंस को हम मेजर नहीं कर सकते, फीलिंग्स को हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मैं पूछूं आज कितना हैप्पी हो, तो नहीं कह सकते हो कि आज मैं 20 यूनिट हैप्पी हूं, 30 यूनिट हैप्पी हूं। डजंट मेक एनी सेंस, यस सर। है ना? तो वैसे क्वांटिटीज का साइंस में या फिजिक्स में कोई काम नहीं है, ठीक है? क्योंकि जिसको मेजर ही नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको मतलब उसमें कोई साइंस आगे क्या बढ़ेगा, उसके कोई लॉज क्या निकलेंगे? तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो फिजिक्स में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारे साइंस में फिजिकल क्वांटिटीज डील करते हैं, ठीक है? तो यस ठीक सर। है। यस सर। अब जैसे लॉज ऑफ फिजिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ, सपोज एक इक्वेशन है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक इक्वेशन है ना? तो अच्छा, हाँ Yes, सर। sir. तो यहाँ पर अगर हम मास को मेजर कर ले, एक्सेलरेशन को मेजर कर ले और फिजिक्स का ये लॉ लगा दें तो फोर्स मेजर हो गया। मैंने फोर्स को डायरेक्टली नहीं मेजर किया, फिजिक्स के लॉ से मेजर किया। यस तो ये भी हो गया फिजिकल क्वांटिटी, है ना? Yes, sir. अच्छा, तो ये इसका मतलब हुआ लॉज ऑफ फिजिक्स का। ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, लिखिएगा मत, मैं जब बोलूंगा तभी लिखिएगा। इसको ब्रॉडली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
इसको बोलते हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप के होते हैं, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और तीसरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इन तीनों का मीनिंग क्या है एक एक करके समझाता हूं मैं आपको। घबराना मत, मैं जरा सब सिस्टमेटिकली नोट्स बना दूं, इसके लिए ऐसा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रखने में, यूज करने में आसानी हो। दूसरा यहाँ पेस्ट हो गया। अच्छा, तो फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में इनफाइनाइट है, इसका कोई नंबर नहीं है। उसमें से ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका दूसरा नाम बेस क्वांटिटी भी है, मतलब एक ही तरह का सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं ये सब, तो इसको बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। इसी तरह दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, एग्जैक्टली बताता हूं क्या है, और तीसरा मेरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। तीनों का मीनिंग एक एक करके समझेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स। There are infinite number of physical quantities in physics. उसमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं का एक सेट बनाया गया। अब ये सेट क्या है कि साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया अपना। कुछ फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा सेट बनाया गया जिसको फंडामेंटल बोला और बाकी चीजें उसी पर डिपेंडेंट होती है। तो ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सेट है ये प्री डिफाइंड है, इसमें हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसमें हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो शुरू में सोसाइटी ऑफ वेट एंड मेजर मिलके एक लिस्ट बनाया, जिस लिस्ट में कुछ फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल बोला गया और देखा गया कि बाकी जितने इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटीज और हैं ये सारे फिजिकल क्वांटिटी इसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड हो जाते हैं। तो वो जो सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है उसका नाम फंडामेंटल, एब्सोल्यूट या बेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एक ही बात है, ठीक है? यस सर। अच्छा, तो बाकी जितने फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सबको हम इनके बेसिस पर एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है? अब ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसा मैंने कहा इसकी दो प्रॉपर्टी है कि इससे हम बाकी किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर पाते हैं और ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। मतलब ये फंडामेंटल है तो इसमें से कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये दोनों आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के प्रॉपर्टी हो गए। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकेंड इज दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का जो सेट बनाया गया, दैट सेट वी कॉल इट एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इट हैज बीन डिसाइडेड मेटिकुलसली, एक मीटिंग में डिसाइड करके इसको मेटिकुलसली एक बार डिफाइन कर दिया गया जिसमें कि कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। Up till now nothing has been added or subtracted to it. So these set of 7 physical quantities, इसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ये जो 7 का सेट है, स्कूल में भी पढ़े होंगे आप लोग, कोई बड़ी चीज है नहीं। इसमें आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये सेट ऑफ 7 फिजिकल क्वांटिटी है विच इज प्री डिसाइडेड। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का नंबर ना तो 6 हो सकता है ना 8 हो सकता है, वो 7 ही है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को छोड़ के बाकी सबका नाम शायद आप पहले भी सुन चुके होंगे, है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गए आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मैं सिखाऊंगा क्या होता है, बट ये हो गए आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिस्ट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पर। तो जैसा मैंने पहले कहा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है। So by definition, these are those physical quantities which can be expressed by means of तो ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ये सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनते हैं। कैसे? 2 मिनट में सिखा रहा हूं। तो बहुत सारे क्या, फंडामेंटल के अलावा जितने भी एग्जाम्पल हैं सब डिराइव्ड ही हैं। तो उसमें से कुछ मैं डिराइव करके बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल हो गए, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, प्रेशर, ये कुछ लिखा हुआ है। अदरवाइज एवरीथिंग अदर देन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्पीड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं स्पीड है। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। Yes, sir. Yes. Sir. तो स्पीड हो गया मेरा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस किस चीज से मेजर करते हैं? लेंथ से Yes, sir. करते हैं ना। तो ये हो गया लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखो, लेंथ भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और ये स्पीड जो फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ और टाइम से मुझे मिल गया। Yes, sir. है ना? तो हम ये Yes, कह sir. सकते हैं कि स्पीड Yes, मेरा sir. डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुआ जो कि लेंथ और टाइम के बेसिस पे मिल गया मुझे। Yes. Yes, sir. क्लियर है? Yes. Yes, sir. अच्छा, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे फोर्स हो गया। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। Yes, sir. तो मास Yes. मास हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। हाँ या ना? बोल बेटा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसमें फिर टाइम कर दो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो ये देखो, मास पर डिपेंड किया, लेंथ पर डिपेंड किया, और नीचे टाइम का स्क्वायर भी आ गया। तो मास, लेंथ और टाइम, ये तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिस पर डिपेंड किया। आई Yes. बात समझ में? Yes, sir. All other Yes, sir. physical quantities can be expressed in terms of these 7 fundamental physical quantities. That's why नाम भी इसका यही सजेस्ट करता है। देखो ना, फंडामेंटल और दूसरे का नाम है डिराइव्ड। तो इंग्लिश मीनिंग से भी देखोगे तो इंग्लिश मीनिंग भी यही सजेस्ट करता है ना कि जो चीज डिराइव्ड होगा वो फंडामेंटल से निकलेगा।
Yes, sir. है ना। एक सेकेंड रुको, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, मैं चार्जिंग में लगा दूं। एक सेकेंड जस्ट। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है दो फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं, दो, न एक कम न एक ज्यादा, जिसको अगर वैसे देखोगे तो तुम्हें उसका कोई यूनिट दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिजिकल फिनोमेना एक्सप्लेन करने में उसकी बहुत जरूरत होती है। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको ऐसा कहते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट तो होता है बट डायमेंशन नहीं होता है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट असाइंड है बट डायमेंशन नहीं है। सो supplementary physical quantities are those जिसका कि यूनिट तो हम लोगों ने उसको दे रखा है कुछ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट उसका डायमेंशन नहीं होता है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ओनली हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। कैसे, अभी देखते हैं, अभी सीखिए कैसे। तो जैसा मैंने कहा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नंबर फिक्स्ड हैं कि यही 7 होते हैं, वैसे ही सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के भी नंबर फिक्स्ड हैं, यही दोनों हैं। एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? सर। नहीं Yes, sir. किसने सुना है बेटा? प्लेन एंगल का नाम सुना है? नाम वही हो, जिसको एंगल बोलते हो ना, वो प्लेन एंगल ही है। Yes, sir. तो एक बार एंगल को देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये जो एंगल है वो आप पहली बार जब कभी भी क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़े होगे, तो उस एंगल का डेफिनेशन कुछ ऐसा था कि अगर कोई रेडियस वेक्टर, कोई भी एक लाइन एल लेंथ का या आर लेंथ का लाइन, इसको जब हम यहां से यहां तक रोटेट करते हैं, तो ये जो आर्क लेंथ है, ये लेंथ ऑफ आर्क और ये आर का जो रेशियो होता है वही थीटा होता है। ये मालूम है आप लोगों को? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, सबको पता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जब इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि एल का मतलब लेंथ मीटर है, Yes, sir. आर रेडियस, इसका मतलब भी मीटर है। तो मीटर Yes, अपॉन sir. मीटर देखेंगे तो लगेगा कि इसका तो कोई यूनिट होना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहा है कि नहीं? यस यस सर। ये तो जस्ट नहीं समझ रहा है। सर, वो यूनिट क्यों नहीं होना चाहिए, नहीं समझा। तो जस्ट ये टू लेंथ का रेशियो है, तो ऊपर वाला भी मीटर नीचे वाला भी मीटर, तब तो लगता है कि इसका कोई यूनिट होना ही नहीं चाहिए। बट इसका दो मतलब बहुत सारी यूनिट हैं। तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन, अदर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट डिग्री तुम लोग यूज करते ही हो, ये सब इसको यूनिट दिया गया है ना। जैसे वेलोसिटी बोलूं तो मीटर पर सेकेंड, ये उसका यूनिट है। तो क्योंकि लेंथ अपॉन टाइम है, इसमें वैसे देखा जाए तो उसका यूनिट नहीं दिखेगा, बट ये दोनों इसका दिया हुआ यूनिट है। डायमेंशन तो कुछ बचा ही नहीं, लेंथ अपॉन लेंथ जस्ट रेशियो ऑफ टू लेंथ है। तो ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एंगल। ऐसे ही एक दूसरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि सॉलिड एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल का डेफिनेशन जैसे एंगल का है वैसे ही, बट उससे पहले सॉलिड एंगल होता क्या है ये देखो। सर मुझे नहीं समझा, वापस समझाओ ना।
क्या नहीं समझा बेटा? सप्लीमेंट्री। क्या नहीं समझा वही पूछ रहा हूँ। मतलब यूनिट का, और जो आपने बोला कि यूनिट में होता है, डायमेंशन में होता है, वो यूनिट होता है, डायमेंशन में होता है, यूनिट डायमेंशन होता है। नहीं होता है, ऐसा बोला मैंने। आपने जो भी डायमेंशन, दिखा ना रेडियन और डिग्री वाला, वो सर। अरे डिग्री तो एंगल का यूनिट है, ये नहीं मालूम है आपको? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, वो पता है। वो पता है। तो एंगल का डेफिनेशन अगर L/R है तो इसका मतलब क्या हो गया? दो लेंथ का रेशियो हो गया, है ना? तो दो हाँ आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटी का अगर रेशियो होगा तब तो उसका कोई यूनिट होना नहीं चाहिए, हाँ क्योंकि मीटर अपॉन मीटर, तो कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, बराबर। लेकिन इसका यूनिट हम लोग यूज करते हैं डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकेंड। मिनट सेकेंड भी एंगल का यूनिट होता है, नहीं सुने होंगे तुम लोग। तो बहुत सारे यूनिट इसके होते हैं। तो ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया गया है एक्सेप्शनली, जिसका कि गोइंग बाय द डेफिनेशन ये डायमेंशन कुछ नहीं बचता है, क्योंकि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ का रेशियो है। बट यूनिट हैज बीन असाइंड बिकॉज it comes at many places in science and mathematics. तो ये दोनों एक्सेप्शन के अलावा, दैट इज सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के अलावा, ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका कि यूनिट हो पर डायमेंशन नहीं हो। ठीक है? सर। अब Yes, sir. सॉलिड एंगल के लिए कोन वाला आइसक्रीम खाया है तुम लोग? Yes, sir. Yes, sir. यार Yes, sir. मैंने नहीं खाया। तो समझो ये आइसक्रीम का कोन है, ठीक है? तो आइसक्रीम के कोन के ऊपर ये ऐसे टॉपिंग होती है। Yes, sir. Yes, sir. ये लेंथ R है और ये जो ऊपर का स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये एरिया मान लो A है। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल एंगल बनाएगा। ये बात समझ रहे हो? कोन के वर्टेक्स पर एक 3 डायमेंशनल एंगल बनेगा। ओ भाई साहब, Sir, no. I didn't understand. दो लाइन के बीच प्लेन एंगल बनता है। यस सर। दो लाइन हमेशा एक ही प्लेन में होता है। यस सर। लेकिन इस आइसक्रीम के कोन के वर्टेक्स पर जो एंगल बनेगा वो तीनों प्लेन में होगा। Yes. नो सर। तो ये जो 3 डायमेंशनल एंगल है इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है? जैसे प्लेन एंगल का डेफिनेशन होता है थीटा इज इक्वल टू L/R, वैसे ही सॉलिड एंगल का डेफिनेशन होता है एरिया अपॉन R²। इसमें भी देखोगे तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होगा। यस सर। नीचे R² का यूनिट मीटर स्क्वायर होगा। यस सर। Yes. अगर देखा जाए तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर मिला के कोई यूनिट, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर मिला के कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, यस सर। है ना? बट इसको भी एक यूनिट दिया गया है जिसको बोलते हैं स्टेरेडियन। तो जो रेडियन है उसके पहले ST लगा दो। अच्छा, अब ये फिजिकल क्वांटिटी आप पहली बार सुने हैं, इसका यूज आपको 1 साल के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा। नेक्स्ट ईयर हम लोग जब 12th में पढ़ रहे होंगे तब। ठीक है? Yes. सर। इन टोटल हम लोगों ने अभी देखा देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। Yes, sir. There are Yes, sir. two Yes, sir. supplementary physical quantity.
sir. And there are infinite number of derived physical quantity Yes, sir. which are derived using fundamental as well as supplementary. Supplementary. Sir. Clear? Yes. Yes, sir. अब जैसा आपने डेफिनेशन बताया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, नहीं इसको हटा देते हैं, उससे पहले ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है इसका डेफिनेशन प्री डिफाइंड है। जब हम प्री डिफाइंड बोलते हैं इसका मतलब है कि दुनिया में किसी ने पहली बार ये तो डिसाइड किया होगा ना कि इसी लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे, इसी मास को 1 kg बोलेंगे, इतने ही टाइम को 1 सेकेंड बोलेंगे, ये सब। Yes, sir. Yes, sir. ये प्री डिफाइंड करना जरूरी है, क्योंकि ये अगर प्री डिफाइंड नहीं करेंगे तो साइंस डेवलप नहीं करेगा। जैसे तुम लोगों को घर में बोलते सुनते होगे या कहीं कहीं पढ़ते भी होगे, बहुत लोग बोलते हैं कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस तो रामायण में महर्षि वाल्मीकि बहुत दिन पहले दे दिए थे। Yes, sir. Yes, है sir. ना? या ये जो एटम का कॉन्सेप्ट है, दिस हैज ऑलरेडी बीन गिवन बाय सम ऑफ इंडियन सेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. So these kind of mythological studies reveals that all those scientific development were done long before, लेकिन नोटिस तो हुआ नहीं। बुक में तो हम लोग न्यूटन वाला पढ़ते हैं। Yes, sir. तो दो बातें होंगी, एक या तो झूठ होगा और नहीं तो सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने यूनिट में अपने अपना मेजर किया होगा, इसीलिए समझ ही नहीं आया कि इन्होंने भी दिया था। Yes, sir. Yes, sir. जैसे रामचरितमानस में लोग कहता है ना, युग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्योताय मधुर फल जानू, मतलब Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. युग सहस्त्र मतलब हाँ. 100 लाइट ईयर, ऐसा वैसा कहानी कहते हैं। हाँ। लेकिन उसी समय अगर महर्षि वाल्मीकि बोल देते कि इतना किलोमीटर है तो आज दिक्कत नहीं होता ना। Yes, sir. मैं ये डाउट नहीं कर रहा हूं कि वो नहीं किए होंगे, किए होंगे, लेकिन उनका जो यूनिट था, योजन वो वाला अलग था। यूनिट, योजन यूनिट था सर। योजन वाला जो यूनिट था, उस यूनिट का कोई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं रहा होगा, इसीलिए लोग उनकी बात नहीं माने। यस सर। है ना? जस्ट एग्जांपल दिया मैं, तो वो तो एक पुराना ऐसे ही। इसी तरह जितनी भी चीजें हैं सबको स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है, तभी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है, वो बेस फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये अगर स्टैंडर्डाइज हो गया एक बार तो फिर आगे आसानी होगी, है ना? तो जस्ट आप लोगों के समझने के लिए बताता हूं, ये पार्ट रटने की जरूरत नहीं है। ये इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो जितने भी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, अभी उसका स्टैंडर्ड जस्ट मैं आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, जो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल वेट एंड मेजर, जो एक बार डिफाइन कर दिया गया, जिसमें कोई चेंज नहीं होना है, वो जस्ट एक बार आपको शेयर करता हूँ कि ये है क्या समझने के लिए। याद रखो कि ये कोई पूछेगा नहीं, कोई ये रटना नहीं है। तो जैसे लेंथ है, ध्यान से सुनना सब। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में फर्स्ट लेंथ हो गया, सेकेंड मास हो गया, थर्ड टाइम हो गया, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, फिफ्थ टेम्परेचर हो गया, सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया और सेवेंथ ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई। तो जो लेंथ है जिसका यूनिट लोगों ने स्टैंडर्ड में कहा कि मेजर मीटर होगा, वो 1 मीटर लेंथ है क्या? तो ये भी, इसका भी डेफिनेशन 1 मीटर लेंथ का टाइम के साथ चेंज होता रहता है। जैसे बहुत पहले, सबसे पहले जब 1 मीटर लेंथ को स्टैंडर्डाइज किया गया था, तो एक प्लैटिनम इरिडियम का रॉड था, उस रॉड को फ्रांस की लेबोरेटरी में रखा स्टैंडर्ड, और बोला इसका जो लेंथ है उसी को हम 1 मीटर कहेंगे। बट 50-60 ईयर डाउन द लाइन देखा गया कि इरोजन की वजह से उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, है ना? तो फिर उस डेफिनेशन को इस तरह से चेंज किया जिसमें कि कोई फर्दर टाइम के साथ चेंज पॉसिबल नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड एक 1 मीटर लेंथ का डेफिनेशन अभी तक चल रहा है, वो है कि 1 मीटर लेंथ इज पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 1 अपॉन ये जो भी है 299792458 फॉर अ सेकेंड में।
ऑफ अ सेकेंड। तो ये जो इतना बड़ा वैल्यू आपको दिख रहा है ना, आप सोचोगे कि ये कौन रटेगा, तो ये रटना नहीं है आपको। आप अगर इतना याद रख दिए कि लेंथ का स्टैंडर्डाइजेशन वाज डन विथ रेस्पेक्ट टू लाइट का स्पीड, तो ये सफिशियंट है। समझ गए आप? Yes. तो कोई आपसे ये वैल्यू नहीं पूछने वाला है, कोई आपसे ये वैल्यू नहीं पूछने वाला है कि 1 मीटर लेंथ किसको कहते हैं। हाँ, ये जरूर पूछेगा कि लेंथ को का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो किस चीज पर बेस्ड है। तो वो हम लोग कहेंगे लाइट के लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल पर बेस्ड है, और ये अपडेट किया 1983 में। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. वैसे ही 1 kg मास, तो ये जो 1 kg मास है, इस 1 kg मास का जो पहला प्रोटोटाइप था, इस 1 kg मास का जो पहला प्रोटोटाइप था वो था का इसी तरह का एक सिलेंडर है, जिस सिलेंडर में वही प्लैटिनम इरिडियम का रॉड है, और वो प्लैटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है, उसका जो एक वेट, उसका जो भी मास है उसको स्टैंडर्ड बना दिया और कहा कि 1 किलोग्राम होगा। फिर उसी का प्रोटोटाइप हर कंट्री ने बना के अपनी जगह रखा, वहां से करते करते ये सब 1 किलोग्राम वाला कॉन्सेप्ट आया। इसको डिफाइन किया 1889 में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, आपको अगर याद होगा, कि लेंथ का डेफिनेशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ प्लैटिनम इरिडियम रॉड। लेकिन देखो ये 1983 में, 1983 ये 1899 के रिस्पेक्ट में रिसेंट है, ये बाद में चेंज हुआ है। ठीक है? Yes. तो कोई आपसे पूछेगा 1 किलोग्राम मास, आपको इतना कुछ नहीं याद रखना है, यही याद रखना है कि 1 किलोग्राम मास कोई एक मटेरियल है प्लैटिनम इरिडियम का एलॉय, उसके बेसिस पर स्टैंडर्ड है। ठीक है? वैसे ही टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो ये जो भी कहानी है वो छोड़ो, मैं मतलब वो मैं पढ़ देता हूं। इसको बोलते हैं सीजियम एटॉमिक क्लॉक। तो सीजियम एटॉमिक क्लॉक के बेसिस पर इसका डेफिनेशन है। एक्चुअल में क्या है, सेकेंड इज अ ड्यूरेशन ऑफ, इतनी बड़ी फिजिकल क्वांटिटी किसी को नहीं याद रहती है, मुझे भी नहीं है, इतना पीरियड ऑफ रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम हाइपर फाइन लेवल टू ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 123 एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो तुम लोग? यस सर, शुरू हुआ। Yes, sir. Sure. तो Yes, थोड़ा sir. बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होगे कि किसी भी एटम में हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद जंप करता है, यस और सर। उस प्रोसेस में एनर्जी रेडिएट होती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। पढ़ा है ना? बोलना भाई, बोलो। नहीं सर। नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं। तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो एनर्जी रेडिएट होती है, वो सब कहानी अलग है। तो जो सीजियम है, सीजियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है 133 एटॉमिक मास वाला, उसमें ये जो ट्रांजिशन होता है, इतना ट्रांजिशन, दैट इज 9192631770, इतने ट्रांजिशन होने में जितना टाइम लगता है उसको 1 सेकेंड कहते हैं। तो आपको ये सब फिर कुछ नहीं याद रखना है। कोई पूछेगा कि 1 सेकेंड का डेफिनेशन किस पे बेस्ड है, तो हम लोग बोलेंगे सीजियम एटम पे बेस्ड है, या सीजियम एटम का जो इसमें नहीं लिखा है मैं बताता हूँ, एटॉमिक क्लॉक है उस पे बेस्ड है। ये Okay, देखो ये कब डिफाइन किया, तो 1967 में, ये भी रिसेंट है। ठीक है? आ जाओ इलेक्ट्रिक करंट पर। तो इलेक्ट्रिक करंट की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। दो वायर को जब हम एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं तो उनके बीच मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो अट्रैक्शन होता है, अपोजिट में जाता है तो रिपल्सन होता है। कैसे निकालेंगे, क्या निकालते हैं, सब मैग्नेटिज्म में एक साल बाद पढ़ेंगे। अभी ये कहना है कि अगर दो वायर को हम 1 मीटर के डिस्टेंस पर रख दिए
और उन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अगर 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर है, तो उस केस में जितना करंट रिक्वायर्ड होगा उसी को 1 एम्पियर ऑफ करंट कहेंगे। ये देखो, और रिसेंटली 1948 में इसको डिफाइन किया गया। तो अगेन इलेक्ट्रिक करंट का 1 एम्पियर का डेफिनेशन कोई पूछेगा तो हम लोग सिर्फ इतना कहेंगे कि ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है उस पे बेस्ड है, इतना ही बोलेंगे, बाकी ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे। उसी तरह टेम्परेचर का केल्विन होता है, आप लोगों को मालूम है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का 1/273.16 का जो फ्रैक्शन है इसको 1 केल्विन कहते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ ही रहे होगे। हाँ सर। कार्बन 12 एटम पे बेस्ड है। यस सर। ये 1971 में और रिसेंटली एस्टेब्लिश किया था, है ना? ये बात में तो ये तो आप बता ही दोगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पहले तो देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता क्या है। जैसे घर में तुम्हारे बल्ब है, अगर 60 वॉट का बल्ब है मान लो, तो उस 60 वॉट के बल्ब से 60 जूल पर सेकेंड का रेडिएशन रेडिएट होगा। 60 वॉट का यही मतलब होता है ना बेटा, बोलो। भूख लग रही है दीदी। बोलना। सर। कोई अगर लाइट बल्ब पर 60 वॉट लिखा हुआ है मतलब उसमें से 60 जूल पर सेकेंड एनर्जी निकल रही है। यस सर। यस सर। यस सर। अगर वो बल्ब है तो डिपेंड करता है उसका शेप कैसा है, उसमें से चारों डायरेक्शन में लाइट निकलेगा। यस सर। है ना? तो वो जो एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज वॉट का पर यूनिट सॉलिड एंगल जो होता है उसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। तो हर डायरेक्शन में चारों ओर मिला के 4 पाई रेडियन होता है, तो यूनिट डायरेक्शन में कितना निकल रहा है उसको हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का 1 कैंडेला जो यूनिट है वो है कि कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज हो, ये सब याद नहीं रखना है, और जो रेडिएंट इंटेंसिटी उसका 1/168 वॉट पर रेडियन हो, ये होगा। तो आपको ये याद रखना कि 1/6 फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। फ्रीक्वेंसी का तो हर्ट्ज यूनिट है। हाँ तो इसमें हर्ट्ज दिया था ना सर, इसलिए पूछ रहा था। ओ तो पढ़े होगे ना, E इज एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी, पढ़े हो? नहीं सर। नहीं पढ़े हो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं, हटाओ। तो कहने का मतलब है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लाइट जो एनर्जी रेडिएट करता है उसमें से 1/683 वॉट पर रेडियन का जो एनर्जी होगा उसको 1 कैंडेला बोलेंगे। ठीक है? तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि शुरू में, इसमें तो खैर और भी चेंजेस हुए हैं, तुम लोग अगर थोड़ा बहुत न्यूज पढ़ते हो कि नहीं, तो देखा होगा कि लोग कहते हैं कि टाइम का डेफिनेशन चेंज कर दिया है अब। प्लैंक, हाँ, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे बेस करके टाइम का डेफिनेशन नया चेंज हुआ है, पिछले 1-2 महीने में न्यूज में सुने होगे, अगर नहीं सुने होगे छोड़ दो, बट वो चेंज होगा, ये सब होता रहता है। जब फाइनली एस्टेब्लिश होके बुक में आ जाता है तब हम पढ़ते हैं, अभी बुक में नहीं आया है, लेकिन नेक्स्ट जो चेंज होने वाला है वो टाइम का डेफिनेशन चेंज होने वाला है। आई बात समझ में? ओके सर। ओके सर। तो हायर स्टडीज लेवल पे चेंज हो गया है, एलिमेंट्री लेवल पर 11th-12th में मुझे लगता है 3-4 साल में चेंज होके नया डेफिनेशन टाइम का आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है आपने बताया कि उसको मेजर कर सकते हैं। यस। यस। तो मेजर कर सकते हैं,
मतलब उसमें मैग्नीट्यूड होगा और साथ ही साथ उसका कुछ यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा। जैसे अगर मैं कहूं किसी ऑब्जेक्ट का मास 50 केजी है, तो इस 50 केजी में ये जो मेरा केजी है ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, Yes. और ये जो 50 है ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है मैग्नीट्यूड। Yes. तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर चेंज होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। जैसे यही 50 केजी 50,000 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो Yes. डिपेंडिंग Yes, अपॉन sir. कन्वर्जन ऑफ यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू may keep on changing according to this equation, as simple as this. Yes, sir. ठीक है, अब सुनो, इसके आगे की कहानी जो मैं कभी नहीं पढ़ाता, जस्ट ऐसे ही बोल देता हूँ, बुक में रहता है ये सब मालूम है। 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, Yes, वो sir. सब Yes, जो sir. Yes, वो sir. सब जो आपका है ना, Sir. मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, दुनिया जहान का कन्वर्जन, ये सब आप बुक में से पढ़ लेना, ठीक है, वो आपको आता होगा। अच्छा, इसके अलावा किलो 10⁻³ होता है, मिली 10⁻⁻³ होता है, मेगा 10⁻⁶ होता है, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, पीको 10⁻⁻12 होता है। तो इस तरह के कन्वर्जन मैग्नीट्यूड में ये आपको बुक से पढ़ने की जरूरत है, पहले से भी आता होगा, मुझे इसमें कुछ नया बताना नहीं है, ठीक है। तीसरा, रही बात यूनिट की, तो सिस्टम ऑफ यूनिट आपको मालूम है बहुत सारे हैं। एसआई यूनिट है, एफपीएस यूनिट है, एमकेएस यूनिट है, तो ये सब यूनिट आपको आता होगा। Yes, sir. एफपीएस में फुट पॉइंट सेकेंड यूज करते हैं, एसआई यूनिट में केजी मीटर सेकेंड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब Yes, चीजें sir. मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे आता भी नहीं है। जो आता है काम की चीज, अब हम पढ़ेंगे डायमेंशन। अब जो मैं लिखूंगा यहां से आप भी लिखेंगे, ठीक है। ये आपका जो छोटे छोटे जितने एग्जाम होते हैं, मेंस, सीटी, ये सब में ये पूछेगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस, ठीक है। यहां से आपको लिखना है, मैं बताऊंगा कब लिखना है, बट जस्ट आपको याद दिला दिया। इसके ऊपर का जगह छोड़ के रखिएगा आप, जब वो नोट में घर में भेजूंगा तब आप लिखिएगा, ठीक है। तो डायमेंशन का डेफिनेशन है कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर ऑफ विच द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन, सॉरी डायमेंशन का डेफिनेशन है, जो मतलब आपको अभी समझ हो सकता है नहीं आए, एग्जांपल अभी दूंगा तब समझ आएगा। तो लिखा है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट मस्ट बी रेज्ड। क्या मीनिंग है, 2 मिनट में अभी समझते हैं। तो जितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हाँ बोलना, बोलो बोलो, क्या तुम्हारी कुछ आवाज नहीं आ रही है बेटा। तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आवाज कट कट के आ रही है, एक वर्ड भी नहीं सुनाई दे रहा है मुझे। नहीं सुनाई दिया, ठीक है। तो ये जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, इन सब का डायमेंशन, सर हमें ये लिखना है। क्या? हेलो सर। हाँ बोलो। सर आप बोले ना जगह छोड़नी, किसके जगह छोड़नी है सर? अरे इसके ऊपर जो मैंने अभी तक लिखा है, आपको बोला है कि आपको नहीं लिखना है, घर में जब नोट भेज दूंगा तब लिखिएगा। तो नोटबुक में जगह छोड़ोगे ना? हाँ ओके सर।
और यहाँ से आपको डायमेंशन से लिखना है। तो देखो जैसे लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन फिक्स है l, मास का इस स्क्वायर ब्रैकेट में m लिखते हैं, टाइम का स्क्वायर ब्रैकेट में t लिखते हैं, टेम्परेचर का स्क्वायर ब्रैकेट में k लिखते हैं, करंट का स्क्वायर ब्रैकेट में a लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का MOL लिखते हैं, इसका कैंडेला का CD लिखते हैं। तो ये एक फिक्स कन्वेंशन है। नाउ ये ML TA CD मोल ये सब मिला के बाकी जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम डायमेंशन लिख सकते हैं। जैसे मान लो स्पीड है, ठीक है, तो स्पीड हमारा डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही डेफिनेशन है बेटा। Yes. तो डिस्टेंस तो लेंथ होगा और टाइम तो टाइम होगा। लेंथ को स्क्वायर ब्रैकेट L में लिखते हैं, टाइम को कैपिटल T लिखते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L अपॉन T, दैट इज L इंटू T टू द पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज m टू द पावर 0, मास कहीं नहीं है, L T टू द पावर -1, ये हम लोग बोलेंगे स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो याद रहे हर डायमेंशनल फॉर्मूला में कंपल्सरली m, L और T का टर्म आएगा ही आएगा। नहीं होगा तो भले ही हम पावर 0 लिखेंगे बट लिखेंगे ही लिखेंगे। ये बाकी जो करेंट हो गया, केल्विन हो गया, कैंडेला हो गया, मोल हो गया, वो आएगा तब लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। बट मास नहीं भी आ रहा है तो हम m⁻�0 लिखेंगे, ये कन्वेंशन है। आई बात समझ में? यस सर। तो डायमेंशन के बाद जो मैंने लिखा है जल्दी से यहाँ कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। यस सर। सर बोलो बोलो। LT -1 कैसे आया ऊपर? T डिनोमिनेटर में है, हाँ तो ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में -1 नहीं हो जाएगा? अच्छा, हाँ बराबर। ओके सर, थैंक यू सर। सर डन। डन सर। So done. Admit. Sir, done. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ मैं आपको देता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ लिखने के लिए। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे लिख के बताइए आप लोग। एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, वर्क, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर। सर हाँ मुझे लास्ट वाले में कुछ डाउट था। क्या? कौन सा लास्ट वाला?
स्पीड वाला आपने बताया ना, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, उसमें सर आपने m डिग्री और लेंथ टाइम रेज टू -1 क्यों लिखा, मतलब वो नहीं समझा। देख, यहाँ पर टाइम नीचे है डिनोमिनेटर में सर t। टाइम समझा। अच्छा, तो m नहीं समझा। m, हाँ m, l और t कंपल्सरली लिखना पड़ता है। तो इसमें मास कहीं नहीं है, तो मास के ऊपर 0 लिखेंगे। लेंथ एक बार है तो लेंथ के ऊपर 1 लिखेंगे। t के ऊपर -1 लिखेंगे, t डिनोमिनेटर में है। तो हर ओके सर। डायमेंशनल फॉर्मूला में mlt जरूर होगा। हाँ नहीं ओके होगा तो उसका पावर 0 लिखेंगे। ओके सर। So find dimensional formula of following physical quantity. ये जो मैंने 11 फिजिकल क्वांटिटी दिए हैं, इसका जल्दी से सॉल्व करके बताइए। हो गया सब? Yes, sir. ठीक है, तो मैं फटाफट लिखता चलता हूं, देखते चलो। एरिया L m0 L l L स्क्वायर to T. t0 ऐसा होगा। Yes sir. वॉल्यूम m0 l क्यूब t0 होगा ऐसा। Yes, sir. Yes sir. वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो m0 l t रेज टू -1 ऐसा होगा। होगा। Yes sir. मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो ये वेलोसिटी है, इसमें मास ऐड करना है, तो ml t रेज टू -1 ये मोमेंटम हो गया। हो गया। Yes sir. एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये वेलोसिटी है, उसमें अपॉन टाइम करना है, तो m0 l t रेज टू -2 हो जाएगा। Yes, sir. फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया ml t रेज टू -2, है ना। Yes. इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम, तो ml t -2 इनटू टाइम करेंगे तो -1 हो जाएगा। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स है ml t -2, तो इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर t रेज टू -2 हो जाएगा। Yes. एनर्जी और वर्क एक ही होता है, मालूम है ना? बोलना। Yes, sir. Yes. पोटेंशियल एनर्जी, ये भी एनर्जी है, ये भी वही होगा। Yes. वैसे mgh लिखा हुआ है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू लेंथ यही आएगा, क्योंकि कोई भी एनर्जी तो एनर्जी ही है ना, वही डायमेंशन होगा। Yes. Yes, sir. इसके बाद है पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, वर्क अपॉन टाइम, Yes. या एनर्जी अपॉन टाइम, एक ही बात है। Yes.
तो ये हो जाएगा ml² t⁻⁻3। आया समझ में ये? Yes. कोई एक चीज अगर हो जो मुझे बतानी हो तो बोलिए। सर ये एग्जाम में पूछ सकते? हाँ पूछेगा, पूछ सकता है नहीं, पूछेगा। सर फोर्स का -2 कैसे हुआ? t-2 फोर्स क्या होता है? m mass into multiplied by acceleration. Mass into acceleration. acceleration. तो एक्सेलरेशन में क्या है? Meter per second square. वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक ही आया ना t। मुझे नहीं आता ये सब, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ। सर एक्सेलरेशन में m कैसे आया? कहाँ है एक्सेलरेशन में m है? कहाँ है एक्सेलरेशन में? m⁻0 है ना, कहाँ m है? सॉरी सर, फोर्स में। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है तो m आएगा ना। हाँ सॉरी। पर -2 क्या -2? t/-2 ml t/-2। हाँ क्या बोलूं मैं, क्या? तो उसके अंदर सिर्फ t इसकी एक्सेलरेशन में एक ही बार आता है ना, तो t-1 होना चाहिए, 2 कैसे? एक्सेलरेशन क्या होता है? v/t। और v में क्या होता है? v s और t, s/t। हाँ तो v का डायमेंशन क्या होगा? तो मतलब वेलोसिटी को भी और मतलब फॉर्मूला में डिराइव करना पड़ेगा। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ पहले। वेलोसिटी L1 और t-1। उसमें फिर टाइम से डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। हाँ तो अब t का पावर कितना हो गया? अच्छा, -2। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका यूज देखते हैं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ या लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये जो भी लिखा हुआ है उसको छोड़ो, मैं तुम्हें ऐसे समझा देता हूँ। मतलब सही लिखा हुआ है बट समझोगे नहीं तुम लोग बिना एग्जाम्पल के। मान लो a = b कुछ भी प्लस c अपॉन d माइनस e, ऐसा कुछ है लिखा हुआ। कोई इक्वेशन कुछ भी मैंने ऐसा लिख दिया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। तो अगर मैं कहूं कि 5 एप्पल में से 2 बनाना सब्ट्रैक्ट करो, कोई मतलब है इस बात का? नहीं 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 सर। नहीं सर। एप्पल में एप्पल ऐड होगा, एप्पल में से एप्पल सब्ट्रैक्ट होगा, एप्पल में वॉच ऐड नहीं होगा, है ना? तो कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटी जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ये कॉमन सेंस आया? यस सर। मतलब D और E का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। यस सर। है ना? Yes, sir. अच्छा, फिर है A = B प्लस समथिंग, मतलब A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। यस Yes, sir.
सर। और b के साथ ये जो टर्म ऐड हो रहा है उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। यस सर। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आइदर d और e। एक ही बात है, समझ आया? सर। सर इसी को Yes, कहते sir. हैं लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। यस सर। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो इस लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी को यूज करके जस्ट मैं एक क्वेश्चन देता हूं, कोशिश करो करने का। एक मिनट। जैसे ये करो एक क्वेश्चन, पहले तो इसको कॉपी कर लो। लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी को पहले कॉपी कर लो, तब तक मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, वो कीजिए। उसके बाद वो वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कीजिए। इसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन कीजिए। इसका ऑप्शन देखता हूँ। ये दो क्वेश्चन देखो जरा जल्दी से। फर्स्ट हुआ? हाँ। देखो इधर दिया हुआ है f इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, ऐसा है। तो लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी से हम बोल सकते हैं कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला f का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला A इंटू T का होगा। यस सर। और वही डायमेंशनल फॉर्मूला B इंटू T स्क्वायर का होगा। यस होगा? सर। Yes, sir. तो Yes, sir. देखा था MLT raised to -2. This is equal to dimensional formula for A into T. This is equal to dimensional formula of B into T square, ऐसा होगा? Yes, sir. तो फर्स्ट और सेकेंड से इन दोनों से हम
ए का डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हैं? MLT⁻³ होगा? Yes. अच्छा, इसी तरह इन दोनों से, फर्स्ट और थर्ड से भी बता सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बी हो जाएगा MLT⁻⁴ हो जाएगा। Yes. Yes, sir. अब ऑप्शन देखो, डायमेंशनल MLT⁻3 ए करेक्ट ऑप्शन है एक, और बी का MLT⁻4, ए और डी ये दोनों करेक्ट है, ये दोनों रॉन्ग है। ठीक है, Yes. सो फर्स्ट वन इज डन। नेक्स्ट कीजिए सेकेंड वाला। D answer. सेकेंड का क्या आंसर है बेटा? सेकेंड हो गया। Sir, D है शायद. बट सी है सर। Sir, D. अरे नहीं, डी फॉर डोंकी। सुनो, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि कोई दो क्वांटिटी जो ऐड हो रहा है वो सेम होगा। Yes, sir. डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सी तो टी के बराबर होगा, ये पक्का है। हाँ सर. Yes. टी टी सर के सी है बराबर ऑप्शन ऑप्शन है सी। सी, यही आंसर होगा। हाँ सर। ए बी भी निकाल सकते हैं, देखो कैसे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इंटू टी, ऐसा होगा। तो v का क्या होता है? m0 l t⁻⁻1 इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a इंटू टी, ऐसा होगा। Yes. तो यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a मुझे मिल जाएगा m0 l t⁻2, तो l t⁻2 दिख रहा है। Yes. अच्छा, नाउ b अपॉन t v के बराबर होगा। Yes, sir. मतलब मैं ये कह रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर v इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर b अपॉन c और t में से कोई एक t। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर b क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यह है m0 l t-1 इंटू t। तो फाइनली क्या बचेगा? m0 l t0, तो b का l हो जाएगा। सो थर्ड सी इज द आंसर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा, किसी भी कांस्टेंट का
कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है? ये सब बात तो मालूम होगा ना। जो कांस्टेंट है 3, 4, 5 ये सब, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। बोलना भाई। यस सर। यस सर। डिग्री का भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। यस सर। Yes, sir. अब क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूला को देखकर हम ये बता सकते हैं कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। करेक्ट का मतलब पूरा इक्वेशन तो नहीं बता सकते, बट एटलीस्ट अप टू सम एक्सटेंट डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं ये चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। इसमें आपको चेक करना है कि ये जो इक्वेशन लिखा है फिजिक्स में वो सही है या नहीं। कोशिश कीजिए। Sir, it is dimensionally correct. Is correct. Very good. हाँ सर करेक्ट। सबका हो गया? ये सर डायमेंशनली करेक्ट करेक्ट है। है? यस सर। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यस सर। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो अब एक दूसरा क्वेश्चन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। फ्रीक्वेंसी 1/टाइम होता है, मालूम है? यस क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। Sir, आंसर रूट ऑफ एफ एंड म्यू है क्या? देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 तो आप लोगों ने कर लिया? यस सर। यस सर। तो 4th में यहाँ मैं 2 पाई की जगह 3 पाई, 5 पाई, 10 पाई, 10, 12, 18, 15 कुछ भी कांस्टेंट रखूं तो भी आप कहोगे डायमेंशनली करेक्ट है? यस सर। है ना? तो होता क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है कि एग्जैक्टली करेक्ट इक्वेशन मिले। मतलब कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब सही है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो पक्का सही नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है? समझ रहा है सबकी नहीं? यस सर समझ रहा है। क्योंकि कांस्टेंट का डायमेंशन होता नहीं है, वो कुछ भी चेंज हो सकता है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी एफ है, मेरे क्वेश्चन में बोला है कि ये डिपेंड करता है फोर्स पर, लेंथ पर
और मास पर यूनिट लेंथ पर, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यस सर। तो अपने मन से मान लेते हैं कि फोर्स का पावर A है, लेंथ का पावर B है और मास पर यूनिट लेंथ का पावर C है, अपने मन से मान लिया। तो मैं लिख सकता हूं दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू फोर्स क्या होगा, तो MLT माइनस 2, Yes. लेंथ हो जाएगा L का पावर B और म्यू Online कैसे? मास पर यूनिट लेंथ है, तो ML रेज टू -1 हो जाएगा। हाँ या ना? चेक करेगा ना इसमें 7 से भी अरे वही टीच उसका है। क्या हुआ? तो ये हो गया K इंटू टीचर्स डे का है कि जो M बच्चे टू को द पावर A प्लस C। तूने भेजा कितना आवाज आ रहा है? म्यूट कर दूंगा मैं। M का पावर A प्लस C आएगा, बोलो बोलना। सर। L का पावर A प्लस B माइनस C आएगा और यस सर। B का पावर -2A आएगा। यस सर। लेफ्ट हैंड साइड में फ्रीक्वेंसी मतलब 1 टाइम दैट इज T टू द पावर -1। यस। अब अगर हम कंपेयर करें दोनों साइड तो ये कह सकते हैं कि A प्लस C 0 होगा, क्योंकि M इधर नहीं है, यहां भी नहीं होना चाहिए। A प्लस B माइनस C ये भी 0 होगा और -2A का वैल्यू -1 होगा, कह सकते हैं। यस सर। यस सर। तो यहां से मुझे A मिल गया 1/2। A अगर 1/2 है इसका मतलब C -1/2 है ना? बोलना भाई। यस सर। यस सर। और A 1/2 और C -1/2 है, मतलब B क्या हो जाएगा, -1। ये तीनों वैल्यू समझने में किसी को कोई दिक्कत है? सर मैं समझा नहीं कैसा है। कौन सर मैं कौन सा वैल्यू? सर तीनों का। तीनों का। सॉरी ए और बी का। इधर M का टर्म दिख रहा है? यस सर। नहीं, 0 है। L का टर्म दिख रहा है? नहीं, 0 है। 0 है। हाँ तो वो वैसे A प्लस B 0 होगा, A प्लस B माइनस C ये भी 0 होगा और -2A 1 होगा। हाँ सर। तो सबसे पहले -2 इज इक्वल टू -1 से A इज इक्वल टू 1/2 मिला। ओ भाई साहब, तो पहले A इज इक्वल टू 1/2 मिला। यस सर। A प्लस C 0 है, मतलब C का वैल्यू A का अपोजिट होगा, यस सर। तो A -1/2 मिला। अब A और C मालूम है तो B मिल जाएगा। हाँ सर। हाँ समझ गया। तो जब ये तीनों मिल गया तो हम फ्रीक्वेंसी F को लिख सकते हैं K इंटू F टू द पावर A मतलब 1/2, L टू द पावर B मतलब -1 और म्यू टू द पावर C मतलब -1/2। तो ये हो गया F इज इक्वल टू K/L √F/μ। ऐसा कुछ आंसर आ गया? यस सर।
चमका कुछ? So can you explain the start? No, I can't. इतनी देर से कहाँ बैठा हुआ था जब समझा रहा था, 50 बार बोला, तो अब स्टार्ट से मैं क्या एक्सप्लेन करूं बताओ? So no, not from the start, sir. Means the starting steps. I understood what you've done, but how you got. What? So how you started this and that. Means I understood the working and everything, sir. Have you read the question? Yes, sir. What is there in the question? Just explain me. Don't read out. Explain me just. So we have to find out the unit, and then you wrote what all dimensions it is proportional to, but then we don't know the power, so we took A, B, and C for. No, in question it is given that frequency depends on 3 physical quantity, right? These 3 are force, length, and mass per unit length, right? So frequency depends on these 3 things, but we don't know how it depends, right? Yes, sir. So we took. So what we have assumed, the frequency depends on A power of F, B power of L, and C power of mu. Once this A, B, and C get calculated, we are done with our job. Yes, sir. So this is the scheme. So this is what we have done. Now frequency is 1 upon time period. So dimensional formula for frequency, force, length, and mass per unit length is known to us. Yes, sir. Now I understood the working. Shall I move on? Yes. Everyone has written? Yes. Yes, sir. Fine. Yes, sir. एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसा वो था वैसा ही है, ये तो खुद से कीजिए। है कि एरिया, वेलोसिटी एंड डेंसिटी के रिस्पेक्ट में मुझे फोर्स बताना है, राइट? तो मैं अपने मन से मान लेता हूं सिमिलरली फोर्स F इज इक्वल टू एरिया टू द पावर x, वेलोसिटी टू द पावर y एंड डेंसिटी टू द पावर z। तो अगर ये x, y, z मिल गया तो हमारा काम चलेगा। यस सर। तो फोर्स का तो डायमेंशन मालूम है, mL(T⁻²). यस सर। एरिया का L² होता है। यस सर। वेलोसिटी का L(T⁻1) होता है। यस सर। Yes, sir. और डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज mL⁻³ ऐसा होगा। यस सर। तो यहां पर से देखोगे तो m⁻z दिख रहा है, L⁻2x + y - 3z दिख रहा है, एंड T⁻⁻y दिख रहा है ना? अरे सर। तो अब कंपेयर कर दीजिए। अगर कंपेयर करेंगे तो z की वैल्यू 1 हो गए, y की वैल्यू 2 हो गए, है ना? और 2x + y - 3z की वैल्यू 1 के बराबर है।
2x minus 2 minus 3 is equal to 1. देखो कुछ गलत किया क्या? नो सर। न y की जगह 2 है तो +2 होगा ना, -2 लिख दिया मैं, +2 ऐसा होगा। यस। ऐसा होगा। तो यहां से 2x इज इक्वल टू 2 हो गया, सो x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो मुझे x मिल गया, मुझे y मिल गया, मुझे z मिल गया। तो x y z यहाँ पुट कर देंगे फाइनली, तो मुझे फोर्स क्या मिलेगा? ऐसा मिल जाएगा, F इज इक्वल टू A इंटू V का स्क्वायर इंटू डेंसिटी रो। ऐसा कुछ आंसर होगा? यस। Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. यस सर। जल्दी से कीजिए। Done, sir. Done, sir. Done, sir. हो गया? Yes, sir. चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। Sir. बाय सर। सर ये कंटिन्यू होगा कि फिर लेक्चर 4 इसका काइनेमेटिक्स का? नहीं, अब अभी इसका एक नेक्स्ट लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे, उसके बाद फिर काइनेमेटिक्स करेंगे। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। बाय। बाय। सर थैंक यू सर। सर इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क आएगा? रहेगा तो मैं भेज दूंगा। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। सर। हाँ बोलो बेटा। सर आप पैरालैक्स नहीं पढ़ाओगे? बोला ना अभी इसका एक लेक्चर और चलेगा। ओके सर। चलिए बाय।